जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब महज 4 या 5 महीनों का ही वक्त रह गया है और तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन अब सीट शेयरिंग की कवायद शुरू करने वाले हैं। लेकिन इस मामले में सबसे तेज मुझे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी नजर आ रही है, जिसने की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू कर दी है और काफी आगे तक भी बढ़ गई है। दोस्तों, अभी जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तो उस वक्त महाराष्ट्र से शरद पवार भी दिल्ली पहुंचे थे, उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे थे और उस बैठक से कुछ वक्त पहले अशोका होटल में शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच में एक बैठक हुई और सीट शेयरिंग को लेकर इन तीनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई। इन तीनों ही नेताओं की पार्टियां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की घटक दल हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। तो इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया है और मोटे मोटे तौर पर कुछ आंकड़े भी हमारे पास आ गए हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ने वाली है। हालांकि इन आंकड़ों पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन जो हमारे पक्के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ इसी प्रकार सीटों का बंटवारा होने वाला है। तो जो जानकारी मेरे पास है, मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि कौन सी पार्टी कि कौन सी सीट पर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो देखिए, महाराष्ट्र में है कुल 48 सीटें। तो इन 48 सीटों में से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। तो आप कहेंगे कि ये आंकड़ा जो है, ये तो पूरा 48 सीटों का नहीं होता है, बाकी की 4 सीटों का क्या होगा। तो देखिए, 2 सीटें छोड़ रखी गई हैं प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी के लिए। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं और उनको अकोला की सीट दी जा सकती है और राजू शेट्टी के लिए भी एक सीट छोड़ी जा सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रकाश अंबेडकर को महाविकास आघाड़ी में लेना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का तो उनके साथ गठबंधन हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर के नाम की मंजूरी नहीं मिली है। तो अभी इस बात पर सस्पेंस है। और दूसरी बात यह कि क्या सिर्फ एक सीट पर प्रकाश अंबेडकर मान जाएंगे या और ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे। अभी उन्होंने 2 दिनों पहले ही जलगांव इलाके में भाषण में कहा कि बीजेपी का इस बार मिशन 45 है, लेकिन हम तो उन्हें 30 सीटों पर हराने वाले हैं। तो इनका इरादा क्या है, अभी समझ नहीं आ रहा है कि कितनी सीटें ये चाहते हैं। तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया कि आखिर कौन सी पार्टी महाविकास आघाड़ी की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब अगर खास करके मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी की और देश की आर्थिक राजधानी की, तो मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं और इसमें जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इन 6 सीटों में से 4 सीटें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना लड़ने वाली है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। और एनसीपी, जो कि मुंबई में अपना खाता खोलना चाह रही थी, मुंबई में भी चुनाव लड़ना चाह रही थी, वो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। तो ये कौन कौन सी सीटें हैं मुंबई की, उनके नाम भी हमारे पास में हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो है दक्षिण मुंबई की सीट, जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी और यहां मौजूदा सांसद भी जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के ही हैं, अरविंद सावंत। दूसरी सीट है साउथ सेंट्रल की सीट, ये भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ने वाली है और यहां पर मौजूदा जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हैं, राहुल शिवाले। तीसरी सीट है ईशान्य मुंबई की, उत्तर पूर्वी मुंबई की सीट, ये भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लड़ी जाएगी और यहां पर फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं मनोज कोटक। चौथी सीट है उत्तर मध्य मुंबई की सीट, नॉर्थ सेंट्रल की सीट। तो ये सीट जो है कांग्रेस की ओर से लड़ी जाएगी। यहां पर फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं पूनम महाजन। अच्छा, अगली सीट है नॉर्थ वेस्ट की सीट, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ेगी इस सीट पर और यहां पर मौजूदा सांसद जो हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के हैं, गजानन कीर्तिकर। जो उत्तर मुंबई की सीट है वो कांग्रेस लड़ने वाली है। इसके पहले कांग्रेस के यहां पर एक सांसद रह चुके हैं, फिल्म अभिनेता गोविंदा, इसी सीट से वो सांसद थे।
और फिलहाल यहाँ पर सांसद हैं बीजेपी के गोपाल शेट्टी। तो यहाँ बीजेपी भी इस बार कहा जा रहा है कि अपना उम्मीदवार बदलेगी और गोपाल शेट्टी को उनकी उम्र की वजह से इस बार टिकट नहीं मिलेगा। तो ये तो सिनेरियो हुआ मुंबई की 6 सीटों का। अच्छा, मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे की बात करें। ठाणे वो शहर जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं, शिंदे का जो गढ़ है, वहां पर ठाणे शहर के सांसद हैं इस वक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राजन विचारे। तो उसी सीट पर उद्धव ठाकरे गुट फिर से एक बार चुनाव लड़ने वाली है। अब ठाणे के बगल में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आती है कल्याण की सीट। ये भी काफी अहम सीट है और इस सीट से सांसद हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं, उनके बेटे ही। अब इस सीट को लेकर दिलचस्प बात यह है कि इस सीट से बीजेपी की स्थानीय इकाई भी चुनाव लड़ना चाहती है और श्रीकांत शिंदे और स्थानीय बीजेपी की इकाई के बीच में नहीं जमती है, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, वाद विवाद हुए हैं। और अगर एकनाथ शिंदे वहां से चुनाव लड़ते हैं, श्रीकांत शिंदे वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी वहां पर साथ देगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि वहां से शिवसेना ठाकरे गुट से उम्मीदवार कौन होता है। तो ये तो बात हुई मुंबई और आसपास के जो 2 शहर हैं प्रमुख, उनकी। अब कहां कहां पर पेंच फंस सकता है वो देखते हैं। एक तो बड़ा पेंच है वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर। देखिए 2019 में क्या हुआ था, शिवसेना बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब शिवसेना अविभाजित थी और ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने बतौर तीसरे मोर्चे चुनाव लड़ा एआईएमआईएम के साथ में। एआईएमआईएम को तो एक सीट मिल गई औरंगाबाद की, इम्तियाज जलील वहां के सांसद हो गए, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इसने एनसीपी कांग्रेस को हराने का काम जरूर किया। कई सीटों पर जो है इनके उम्मीदवारों ने वोट काटे और नतीजा क्या हुआ कि 48 में से एनसीपी को सिर्फ 5 ही सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट, और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली और बाकी 41 सीटें शिवसेना बीजेपी गठबंधन को। तो ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस के कड़वे अनुभव हैं प्रकाश आंबेडकर के साथ में और वो आनाकानी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में और एमवीए में प्रकाश आंबेडकर को लेने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रकाश आंबेडकर को लिया जाता है। तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल जिस दिशा में आगे बढ़ती है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर डालें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।